मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इन दिस सेशन वी डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आईपीएट एग्जामिनेशन में आए हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYA सो फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग लाइन्स, 3 लाइन्स का इक्वेशन हमें गिवन है एंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स आर कॉन्करेंट। सो लाइन्स कब कॉन्करेंट होंगी हमारी? लाइन्स विल बी कॉन्करेंट व्हेन दे आर passing from the same point. ठीक है, so they are concurrent when they have one unique solution. All 3 lines have one unique solution which is the same point. So हमें 2 लाइंस तो गिवन है जहां पे कि हमें पूरा डेटा पता है, उनको सॉल्व कर लेंगे। और थर्ड में अननोन गिवन है कि, तो पहले विल बी सॉल्विंग फर्स्ट 2 इक्वेशंस। फर्स्ट इज x minus y minus 1 is equal to 0 and second है 2x plus 3y minus 12 is equal to 0. तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, सेकंड में पुट कर देंगे। सो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू y plus 1. Now put this in second equation. So 2 times of y plus 1 plus 3y minus 12, this is 2y plus 3y यानी 5y minus 10 is equal to 0. So y आ गया equal to 2 और y equal to 2 आ गया, तो x हमारा क्या हो जाएगा? x will be 2 plus 1 which is equal to 3. x 3 है, y 2 है. Put in the third equation. So 2x minus 3y plus k, this is equal to 0. And x is equal to 3. So 2 into 3 minus 3 into 2 plus k is equal to 0. अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, इनकी k इक्वल टू 0 हमारा सॉल्यूशन आ गया। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आंसर आ गया हमारा k इज इक्वल टू 0. ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, मोनिका हु इज 18 years old is 1/3 the age of the father. The age at which she will be half the age of the father क्या होगा? सो एट प्रेजेंट मोनिका का एज क्या है? दैट इज 18 years एंड शी इज 1/3 the age of the father. 18 years and age of the father must be 3 times of Monica. तो 18 into 3 that is equal to 54. Let us say कि x years के बाद में age of Monica is half that of age of father. So after x years age of Monica will be 18 plus x and after x years age of father will be 54 plus x. And as per the given conditions age of Monica is half that of age of father. So 54 plus x by 2. This is equal to 18 plus x. Solve कर लो. 54 plus x is equal to 36 plus 2x and hence x हमारा आ जाएगा equal to 18. So after 18 years the age of Monica will be half that of age of father. ओके, ठीक है, इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि इनिशियली हमारे पास एज ऑफ मोनिका इज 18 years, एज ऑफ फादर इज 54 years एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एज ऑफ मोनिका विल बी हाफ दैट ऑफ एज ऑफ फादर. तो एट प्रेजेंट गैप क्या है हमारा बिटवीन एज ऑफ मोनिका एंड एज ऑफ फादर? गैप हमारा है 36 years का. तो जब मोनिका का एज हाफ दैट ऑफ फादर होगा तो फादर का एज क्या होना चाहिए? क्योंकि गैप तो तब भी सेम ही रहेगा, गैप तो तब भी सेम ही रहेगा. ठीक है, सो इनिशियली जो गैप है वही तो गैप तब भी रहेगा और गैप तब भी अगर 36 का है सो दैट इम्प्लाइज एज ऑफ फादर होगी 72. मतलब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट ये रेशियो वाला जो डिफरेंस वाला अप्रोच है ये भी समझना है कि मान लो 3 टाइम्स भी होता तो भी यही लॉजिक अप्लाई होता कि 36 का गैप है हमारा और कि फादर की एज डबल होनी है. सो गैप हमारा कितना है? 36 का है. फादर की एज डबल है तो फादर और मोनिका की एज के बीच का गैप क्या होगा? दैट विल बी सेम एज एज ऑफ मोनिका. तो या तो एज ऑफ मोनिका देख लो 36 हो जाएगा, या देख लो एज ऑफ फादर दैट विल डबल यानी कि 72 होगा क्योंकि गैप हमारा 36 का है. ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स तो खैर ऑलरेडी है. अगर कहता कि 1.5 टाइम्स होगा, ठीक है 1.5 टाइम्स होगा कि एज ऑफ मोनिका इज 2/3 दैट ऑफ एज ऑफ फादर, इतना ऐसा कितने ईयर्स के बाद में होगा? तो हम कहते हैं गैप तो हमारा सेम ही रहने वाला है. ठीक है, तो अगर 1.5 टाइम्स एज हो रही है यानी कि 0.5 टाइम्स का वैल्यू 36 है. सो मोनिका का एज विल बी 72 एंड फादर्स एज विल बी 108 क्योंकि गैप तो 36 ही रहेगा. तो बिना एक्स एज्यूम किए भी सॉल्व कर सकते थे. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. John's present age is 1/4 of his father's age 2 years ago. John's father's age will be twice Raman's age after 10 years. If Raman's 12th birthday was celebrated 2 years ago, then what is John's present age? तो present age John का क्या है? 1/4 of father's age 2 years ago. ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है. जॉन का प्रेजेंट एज इज 1/4 ऑफ फादर्स एज 2 years ago. तो फादर का जो एज 2 years ago था उसका प्रेजेंट एज जॉन का 1/4 है. ठीक है, सो जॉन फादर, so if let us say father का एज was 4x, this was 2 years ago.
तो एट प्रेजेंट जॉन का एज क्या होगा, दैट विल बी 1/4 ऑफ दिस, यानी कि दैट विल बी एक्स। और फादर का प्रेजेंट एज क्या होगा, क्योंकि ये 2 साल पहले की बात है, तो एट प्रेजेंट फादर्स एज विल बी 4x + 2। देन जॉन्स फादर्स एज विल बी ट्वाइस रमन्स एज आफ्टर 10 years। तो अब प्रेजेंट में आए हैं हम, दैट इज 4x + 2 एज ऑफ जॉन्स फादर, एंड father's age will be twice Raman's age after 10 years. So add 10 years to it. तो 4x + 2 + 10, 4x + 12, और ये वैल्यू हमारा क्या है, दिस इज डबल दैट ऑफ रमन्स एज। ठीक है, ट्वाइस रमन्स एज आफ्टर 10 years। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो अगर 4x + 12 है हमारा एज ऑफ फादर, तो रमन का एज क्या होगा, रमन्स एज विल बी हाफ ऑफ दैट विल बी 2x + 6। ओके, और ये 10 साल बाद होगा, यानी कि रमन की भी एज कब की हम बात कर रहे हैं, आफ्टर 10 years। सो आफ्टर 10 years रमन्स एज इज 2x + 6। बट क्वेश्चन इज सेइंग रमन्स 12th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 2 years ago। 12th बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था 2 years ago। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट में आएंगे, तो 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x - 4 हो जाएगा, और 2 years ago एज क्या होगा, फर्दर सब्ट्रैक्ट करो 2, तो 2x - 6 विल बी द एज। और 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया था, रमन वाज इक्वल टू 12 years, तो 2x - 6 = 12, तो 2x इज इक्वल टू 18, यानी x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9। तो एट प्रेजेंट एज ऑफ एक्स जॉन दैट इज इक्वल टू 9। और क्वेश्चन में पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ जॉन ही पूछा है, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी 9। 9 years old जॉन मस्ट बी एट प्रेजेंट। ओके, ठीक है, बस लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना था, लैंग्वेज को ढंग से समझना था, और अकॉर्डिंगली इक्वेशन हमें बनाना था, फॉर्मुलेट करना था। अब यहाँ पे हम अननोन मानने के बजाय ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि लास्ट में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करके पूरे क्वेश्चन को बैक ट्रैक करें, तो वैसा भी कर सकते थे। कि हमें गिवन है कि रमन्स 12th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 2 years ago, तो एट प्रेजेंट रमन का एज क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ रमन विल बी 12 + 2, 14 years, एंड रमन्स एज आफ्टर 10 years क्या होगा, दैट विल बी 24 years, एंड 24 years है और रमन का एज का डबल है फादर का एज, तो 24 × 2 यानी कि 48 years विल बी एज ऑफ फादर। कब, दिस इज आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years। तो फादर का एज 2 years ago दैट विल बी 48 - 12, यानी कि 36 years आ जाएगा, और ये 4 टाइम्स है जॉन्स एज, तो डिवाइड बाई 4 कर दोगे, हमें एज ऑफ जॉन मिल जाएगा, दैट विल बी 9 years। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, क्या ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an election with only two contesting candidates, 15% of the voters did not turn up to vote and 50 voters cast invalid votes. It is known that 44% of all the voters in the voting list voted for the winner. If the winner got 200 votes more than the other candidate, then total number of voters in the voting list क्या होगा? अब इलेक्शन के किसी भी क्वेश्चन में हमें बहुत कॉशियसली आगे बढ़ना होता है। देखो, कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, कई बार पूछेगा कि नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड। तो ये डिफरेंस समझना है कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, total voters in the voting list, that is what this question is asking. So let us assume कि this total number is equal to 100V। ठीक है, 100V क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बाद में परसेंटेज वैल्यू लेना है, तो दैट इज वाई हमने एज्यूम किया कि टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट दैट इज इक्वल टू 100V। अगर टोटल वोटर्स हमारे 100V हैं, 15% वोटर्स डिड नॉट टर्न अप फॉर वोट, 15V डिड नॉट वोटेड, नॉट वोटेड। तो वोटेड कितने होंगे, कितनों ने वोट किया होगा, the candidates who voted must be 100V minus 15V, which is equal to 85V। out of those 85V, 50 votes were invalid, so 50 are invalid, so valid votes हमारे आ जाएंगे, valid votes will be 85V minus 50। यही वोट काउंट होंगे, हमारे जीतने और हारने का डिफरेंस इन्हीं से डिसाइड होगा। इट इज नोन दैट 44% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट वोटेड फॉर द विनर। तो टोटल जितने भी वोट्स थे हमारे, भले वोट किया ना किया, उसका 44%, यानी कि 100V का 44% दैट वर गिवन टू द विनर, के विनिंग कैंडिडेट। तो आउट ऑफ 100V 44%, यानी कि 44V इज द वोट्स रिसीव्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। सो दूसरे कैंडिडेट को वोट्स कितने मिलेंगे, टोटल हुआ 85V minus 50, वैलिड वोट्स टोटल हमारे 85V minus 50, सब्ट्रैक्ट कर दो 44V, तो 41V minus 50 मस्ट बी द वोट्स रिसीव्ड बाय द लूजर, और डिफरेंस हमारा आ रहा है 200, तो 44V minus 41V minus 50, दिस इज इक्वल टू 200।
सो 3v प्लस 50 इज इक्वल टू 200 एंड हेंस 3v आ गया 150 एंड हेंस v आ गया इक्वल टू 50. सो अगर v 50 है तो 100v क्या हो जाएगा, दैट विल बी 100 इंटू 50. सो 5000 विल बी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट. आवर आंसर विल बी 5000 इन दिस केस. ओके, आंसर हमारा आ जाएगा 5000. इज दिस क्लियर? तो ये एक अप्रोच हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अब दूसरा अप्रोच देखते हैं इसी क्वेश्चन को. पहले हमने कैसे किया, वी एज्यूम्ड 100v. क्यों हमने 100v एज्यूम किया, बिकॉज वी भी मान सकते थे, वी मानते तो फिर हम डेसिमल में वैल्यूज लिखते कि फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया कि वी से टोटल नंबर वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट इज इक्वल टू वी, तो 0.15v हैव नॉट वोटेड, तो रिमेनिंग द पर्सन हु हैव वोटेड विल बी 0.85v. ठीक है, हमने यहाँ पे 100v माना ताकि चीज़ें सिंपल रहे, सारी वैल्यूज इंटीजर में रहे. तो 100v टोटल है हमारा. 15v ने वोट नहीं किया, वोटेड इज 85v. अब 85v से 50 इनवैलिड हो गया, तो 85v माइनस 50 वैलिड वोट्स हुए. अब हमें गिवन है कि 44% तो ऑल द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट वोटेड फॉर द विनर. तो 44% यानी कि 44v वोटेड फॉर द विनर, रिमेनिंग वोटेड फॉर द लूजर. डिफरेंस हमारा इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर लिया. ये एक अप्रोच हो गया. अब इसके अलावा दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन गिवन है 44% ऑल द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट वोटेड फॉर द विनर, तो हम कह सकते थे कि विनर को कितने वोट्स मिले हैं, 44v. अगेन सेम कहानी, हमने एज्यूम किया नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट दैट इज इक्वल टू 100v. बट वहां से स्टार्ट किया नहीं हमने कैसे स्टार्ट किया कि विनर को मिले 44v वोट्स, तो लूजर को कितने मिले होंगे, लूजर विनर गॉट 200 वोट्स मोर, यानी कि लूजर को 200 लेस मिले होंगे, तो दैट विल बी 44v minus 200 and this sum total, this is equal to valid votes. ओके, अब इसके अलावा इनवैलिड वोट्स कितने हैं, इनवैलिड आर 50, सॉरी 50, and those who did not vote, that is 15% यानी 15v. नाउ ऑल द टोटल, इन सबको ऐड कर लोगे तो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट. सबको ऐड कर लो तो 44v प्लस 44v माइनस 200 प्लस 50 प्लस 15v, दिस इज इक्वल टू 100v. सो 44 प्लस 40 और 88 प्लस 15 103. सो 103v लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 100 है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3v कम्स आउट टू बी इक्वल टू 150 एंड हेंस v इज इक्वल टू 50. ठीक है, प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया इस बार. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. For some non-zero real values of a, b and c, it is given that mod of c upon a is equal to 4, mod of a upon b is equal to 1 by 3, and b upon c is equal to minus 3 by 4, and also given that a into c is greater than 0, तो b plus c by a का वैल्यू क्या होगा. So mod of c upon a is equal to 4 and mod of a upon b is equal to 1 by 3, या फिर यहाँ से कह सकते हैं कि mod of b upon a is equal to 3. ठीक है, रेसिप्रोकल mod of b upon a is equal to 3 and additionally b by c इक्वल टू माइनस 3 by 4. अगर रेशियो हमारा निगेटिव में आ रहा है तो दैट एम्प्लाइज कि जो दो वैल्यूज है हमारी बी एंड सी, इनका साइन अपोजिट होगा. अगर हम मान लो बी को मान लें इक्वल टू माइनस 3k, ठीक है, माइनस 3/4 रेशियो आ रहा है, तो वी कैन से दैट वैल्यूज कैन बी माइनस 3k अपॉन 4k, या ऐसा भी हो सकता है कि बी इज इक्वल टू 3k एंड सी इज इक्वल टू माइनस 4k, तो साइंस अपोजिट होंगे उनके. ठीक है, सो इफ बी इज इक्वल टू माइनस 3k, सी इज इक्वल टू 4k. अब पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, सो अगर बी इज इक्वल टू माइनस 3k हमने पुट किया इस इक्वेशन में, और साथ में हमें पता है क्योंकि यहाँ पे मॉड वैल्यू गिवन है. ठीक है, सो ए के लिए हमें दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेगा. अगर हमारा बी इक्वल टू माइनस 3k है और अगर मैं एज्यूम क्या है कि ये पॉजिटिव है हमारा, तो मॉड ऑफ बी क्या होगा, मॉड ऑफ बी विल बी इक्वल टू 3k. तो मॉड ऑफ प्लेस करते हैं यहाँ पे वैल्यू. सो मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 3, तो मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए. सो मॉड ऑफ माइनस 3k, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड ऑफ ए. ठीक है, 3 को बाहर ले लो, 3 टाइम्स मॉड ऑफ माइनस k, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड ऑफ ए. देखिए मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस के. अब अगर हमने के को पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम किया है, सो मॉड ऑफ ए विल बी इक्वल टू के. लेकिन ए हमारा प्लस के भी हो सकता है, माइनस के भी हो सकता है. ए के लिए दोनों दोनों ही वैल्यूज हमारी पॉसिबल है, बट एडिशनली गिवन है कि ए इंटू सी इज ग्रेटर देन 0. और अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है, जैसे रेशियो निगेटिव था, यानी कि दोनों का साइन अपोजिट होगा. अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज फिर हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा. तो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो दैट एम्प्लाइज की सेम साइन होगा फॉर बोथ ए एंड सी.
सो अगर ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होगा, और अगर ए नेगेटिव है सी भी नेगेटिव होगा। और इस केस में हमने एज्यूम किया है कि बी नेगेटिव है तो सी पॉजिटिव होगा, और अगर सी पॉजिटिव है तो फिर ए भी पॉजिटिव होना है, ए विल बी इक्वल टू के। ठीक है, ये assumption इसका अपोजिट भी ले सकते थे कि बी को सी के मान लेते, सी -4 के हो जाता, तो उस केस में ए भी हमारा -के होता। कोई दिक्कत नहीं, हमें आंसर ही चाहिए तो चाहिए अल्टीमेटली कि बी प्लस सी बाई ए क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल -3 के, सी इज इक्वल 4 के, ए इज इक्वल के। सो बी प्लस सी विल बी -3 के प्लस 4 के अपॉन के, विच इज इक्वल टू के बाई के, विच इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट बात जो पकड़नी थी इस क्वेश्चन में वो ये पकड़ना था कि बी बाई सी हमारा रेशियो नेगेटिव है, तो बी एंड सी अपोजिट साइन के होंगे, ए इंटू सी पॉजिटिव है, यानी कि ए एंड सी सेम साइन के होंगे, तो जो साइन हम सी का एज्यूम करेंगे वही साइन ए का आएगा, और बी का साइन विल बी अपोजिट ऑफ दैट। और ये पूरी कहानी करने की भी ऐसा जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में, डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि वैल्यूज एज्यूम कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ पूरा जनरलाइज सॉल्यूशन के हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं। बी बाई सी इज इक्वल -3/4 है, लेट अस एज्यूम कि बी इज इक्वल टू -3, तो सी इज इक्वल टू 4, एंड सिंस ए इंटू सी ग्रेटर देन 0 है, और साथ में मैं मेंशन है कि ए के लिए देख लो रेशियो, ए और बी के लिए, या फिर सी और ए के लिए देख लो, तो मॉड ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, फिर सी वाला देख लो कि मॉड ऑफ सी बाई ए इज इक्वल टू 4, तो सी अपॉन ए 4 आना चाहिए रेशियो हमारा। और अगर ए इंटू सी सेम साइन क्या है, सेम साइन क्या है, ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन डेफिनेटली से कि सी इज इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि साइन दोनों का सेम, और सी इज इक्वल टू 4 है, तो यानी कि ए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दोगे तो -3 + 4/1 विच इज इक्वल 1/1 इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ जाएगा। या अपोजिट भी मान सकते थे कि बी को मान लेते 3, तब सी हो जाता है हमारा -4, बट अगेन सी इज इक्वल टू 4 ही रहना है, तो सी और ए का साइन सेम है, सो ए विल बी इक्वल टू -1, सो 3 -4 अपॉन -1, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 एंड हेंस इक्वल टू 1। तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी एजम्पशन लो। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रूट सेलर हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस एट द स्टार्ट ऑफ द डे। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, तो पॉज करके अपने पे टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। A fruit seller had a certain number of apples, bananas, and oranges at the start of the day. The number of bananas was 10 more than the number of apples. The total number of bananas and apples was a multiple of 11. She was able to sell 70% of the apples, 60% of bananas, and 50% of oranges during the day. If she was able to sell 55% of the fruits she had at the start of the day, then मिनिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस शी हैड एट द स्टार्ट ऑफ द डे क्या होगा। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लास्ट में पूछ कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, यानी कि यहाँ पे हमें एक डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा, मल्टीपल आंसर्स मिल सकते हैं, हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो सकते हैं। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग। सो हमें एजम्पशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंजेस। आई होप कि तुमने अपने पे सॉल्व करने की कोशिश की होगी। ठीक है, सो एप्पल्स को एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से एप्पल्स आर इक्वल टू ए, and then it is saying that number of bananas was 10 more than that of apples, so bananas will be a plus 10, and total number of bananas and apples was a multiple of 11, so apples plus bananas, that is equal to multiple of 11. ठीक है, so a plus 10, this total is multiple of 11. ठीक है, फिर गिवन है शी वॉज एबल टू सेल 70% ऑफ एप्पल्स। अब इसके बाद में यानी कि एप्पल्स, बनानास और ऑरेंजेस का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं गिवन है, तो ऑरेंजेस को हम एक डिफरेंट वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से कि ऑरेंजेस आर इक्वल टू सी। तो इन दैट केस 70% ऑफ द एप्पल्स शी वॉज एबल टू सेल, तो कितना सेल किया होगा, शी सोल्ड 70% एप्पल्स यानी कि 0.7 टाइम्स ए, 60% बनानास यानी कि 0.6 टाइम्स ए प्लस 10, एंड 50% ऑरेंजेस, दैट विल बी इक्वल टू 50% oranges, this will be equal to 0.5 C. So या तो कह सकते हो कि this total amount, total sales is equal to 55% of fruits, so this is equal to 55% of, which is 0.55 of total fruits, which is A plus 10 plus C. ठीक है, इक्वेशन बना लो, तो 0.7 A plus 0.6 into A plus 0.6 into 10 will be 6 plus 0.5 C, and this is equal to 0.55 into A plus A, 2A हो जाएगा, plus 0.5 into 10, this is equal to 5.5 or plus 0.55 C. So 1.3 times A
plus 6 plus 0.5c is equal to 1.1 times a plus 5.5 plus 0.55c. So 1.3a minus 1.1a will be 0.2a and plus 6 minus 5.5 that will be 0.5. This is equal to 0.05 times c. अब सारे फ्रैक्शंस को इंटीजर में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को 20 से. जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 20 से वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 22.2a दैट इज इक्वल टू 4a प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू c. तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4a प्लस 10. अब a हमारा क्या है, a है नंबर ऑफ एप्पल्स, और अगर a नंबर ऑफ एप्पल्स है तो नंबर ऑफ एप्पल्स हमारा डेफिनेटली इंटीजर होगा, और अगर ये इंटीजर होने वाला है तो यानी कि 4 के मल्टीपल से 10 ज़्यादा वैल्यू आएगा हमारा फॉर नंबर ऑफ ऑरेंजेस. ठीक है, अब ऑप्शंस को टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा. अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे तो फिर हम सेकंड कंडीशन भी चेक करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 10 मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 11. अगर एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा तब तो बढ़िया है, हमें आंसर इमीडिएटली मिल जाएगा, क्योंकि कंडीशन में मिल गया कि 4a प्लस 10 दैट इज इक्वल टू c, यानी कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस मस्ट बी 4 के मल्टीपल से 10 ज़्यादा होगा. ठीक है, सो दिस ऑल्सो मीन्स दैट c माइनस 10 इज इक्वल टू 4a. ठीक है, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 10 सब्ट्रैक्ट करने पर अगर 4 का मल्टीपल मिल रहा है तो दैट कैन बी अ पॉसिबल आंसर. सो 190 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 180. ठीक है, 4 का मल्टीपल तो आ रहा है, पॉसिबल हो सकता है. 210 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 200, ये भी पॉसिबल हो सकता है आंसर हमारा. फिर 180 माइनस 10 दिस इज 170. ठीक है, क्या ये 4 का मल्टीपल है? 170 4 का मल्टीपल तो नहीं है, दिस डेफिनेटली इज नॉट द आंसर. अब 220 माइनस 10 दैट इज 210, अगेन ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. तो आंसर कैन बी 190 और 210, क्योंकि दोनों ही हमारे 4 के मल्टीपल दोनों ही केसेस में हमें मिल रहा है. अब चेक करते हैं फॉर द सेकंड कंडीशन. अगर 190 को हम आंसर लेते हैं तो 180 इक्वल टू 4 आ रहा है, ए आ जाएगा इक्वल टू 45. ठीक है, पुट कर लो. 2a प्लस 10 हमारा 11 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2a प्लस 10 क्या होगा, दैट विल बी 90 प्लस 10 एंड हेंस 100, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, डेफिनेटली ऑप्शन बी आंसर होगा, क्योंकि सी और डी तो पहले रिजेक्ट हो गए थे. और चेक करना है तो बी को भी चेक कर लो. 200 इज इक्वल टू 4a, तो a इज इक्वल टू 50 आ गया, एंड इफ a इज इक्वल टू 50 तो 2a प्लस 10 विल बी इक्वल टू 110 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 11. तो डेफिनेटली ऑप्शन बी हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा. क्या ही क्लियर है? ठीक है, इसी बात को ऐसे भी देख सकते थे कि 4a प्लस 10 इक्वल टू सी है. सो और हमारा 2a प्लस 10 इज 11 का मल्टीपल, तो 4a प्लस 10 कैन बी रिटन एज 4a प्लस 20 माइनस 10. तो 4a प्लस 20 यानी 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 10 और दिस इज इक्वल टू c प्लस 10. और 2a प्लस 10 क्या है, ये 11 का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 11 का मल्टीपल ये आ रहा है हमारा c प्लस 10. तो यानी कि c में 10 ऐड करोगे तो c प्लस 10 हमारा क्या आ रहा है, 22 का मल्टीपल आ रहा है. तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी, क्योंकि एक ही बार में दोनों कंडीशंस हमारी चेक हो जाएंगी. तो यानी कि 10 ऐड करना है हमें, 10 ऐड करने पे जो भी ऑप्शन हमें 22 का मल्टीपल मिलेगा, अगर ऐसा एक ही ऑप्शन मिलता है तो दैट मस्ट बी द आंसर. अगर एक से ज़्यादा मिलेंगे तो जो लोएस्ट वैल्यू होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस. ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा हमें कंडीशन आंसर मिलेगा, क्योंकि हमने दोनों कंडीशन को एक साथ चेक कर लिया है, तो c प्लस 10 यानी कि एड ए 10 190 प्लस 10 इज 200, 200 22 का मल्टीपल नहीं है, कैन नॉट बी द आंसर. 210 प्लस 10 220 दैट इज अ मल्टीपल 22, तो डेफिनेटली दैट मस्ट बी द आंसर. तो इस तरह से भी चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो अपने क्वेश्चन को. क्या ही क्लियर है? ठीक है, अब ये हमारा सॉल्यूशन तब हो गया जबकि हमें ऑप्शंस गिवन थे. बट जस्ट इन केस मान लो क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन नहीं होते, तब क्या करते? अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन ही नहीं होते तब हम क्या करते? ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते थे, हमें चाहिए था उस केस में एक ऐसा नंबर c प्लस 10 दैट इज मल्टीपल 22. ठीक है, 22 का मल्टीपल होना चाहिए, है कि नहीं? और साथ में हमारा c भी क्या है, 4 के मल्टीपल से 10 ज्यादा है. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन सोच सकते थे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि c शुड बी 10 मोर देन मल्टीपल ऑफ 4 और c प्लस 10 शुड बी मल्टीपल 22. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. 4a प्लस 10 एंड एडिशनली क्या आया था हमारा कि c प्लस 10 इज इक्वल 22 के, या c इज इक्वल 22 के माइनस 10.
ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज हो सकता है इफ़ वी टेक, यहाँ से स्टार्ट करें। सो 22 के -10 है, सी हमारा मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, के इज इक्वल 1 ले लो, क्योंकि के इज इक्वल 0 वैल्यू नेगेटिव आएगा। नंबर ऑफ ऑरेंजेस नेगेटिव तो नहीं हो सकते हमारे, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हमारा वैल्यू क्या आ सकता है 22 के -10, सो के इज इक्वल 1 पे दिस विल बी 12, देन ऐड 22, ठीक है 12 आ रहा है। अगर 12 आ रहा है तो 4a+10, क्या हमें ए की वैल्यू इंटीजर आ रही है 12 पे, 4a+10 इज इक्वल टू ए इज इक्वल 0.5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4a क्या आएगा, 4a वैल्यू 10 लेस यानी 2 आएगा, सो ए 0.5 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 4a अगर हमारा 4 का मल्टीपल नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 12 + 22 यानी कि 34, 34 -10 दैट इज इक्वल 24। एक सेकेंड, दोनों कंडीशन यहाँ पे काम कर रही है क्या, 34, 12 प्लस, हाँ ठीक है 34 आया, 34 -10 24 आ गया, तो ए यहाँ पे आ गया 6। अच्छा, इसके बाद वाली चीज़ें भी तो चेक करनी है, ये थोड़ा सा मेथड लंबा हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद में हमें क्या चेक करना है, अगर हमारा ए का वैल्यू जैसे आ भी गया तो 70% ऑफ ए चाहिए। क्या हमें 70% ऑफ ए मिलेगा, 6 का 70% होगा 4.2, यानी कि वो वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा। 70% ऑफ ए दैट शुड ऑल्सो भी इंटीजर, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड तुम्हें बताना था, उसको डिस्कस करते हैं। ये मेथड अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मेथड पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन बार बार चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिटेल में समझते हैं, जो मैं बाद में बताने वाला था पहले उसको ही डिस्कस करते हैं, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, अदरवाइज हम बार बार बहुत सारी कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अब हमें अगेन स्टार्ट करना है, एप्पल्स बनानास और ऑरेंजेस को एज्यूम करना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन तब हमें करना है जबकि हमें वैल्यूज गिवन नहीं हो क्वेश्चन में। यहाँ पे वैल्यूज गिवन थी तो हम जो पूरा सॉल्यूशन डिस्कस किया ऐसे ही इसको अप्रोच करेंगे, और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी तुम्हें करना है एग्जाम में जबकि पहले तुमने इसको प्रैक्टिस किया है ऐसे किसी क्वेश्चन को, अदरवाइज इसको बात के लिए रखना है और पहले बाकी डोबल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, जो हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। अगेन हमें क्या करना है, एप्पल से बनानास और ऑरेंजेस है, और हमें गिवन है कि एप्पल्स से बनानास हमारे 10 मोर है, तो अगर एप्पल्स ए होंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स ए होगा तो बनानास विल बी a+10, ठीक है। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होगी, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हम बाकी बातों को समझेंगे। और साथ में हमें गिवन है कि नंबर ऑफ बनानास एंड एप्पल्स का जो सम है दैट इज मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है भाई। शी वॉज एबल टू सेल 70% ऑफ द एप्पल्स। अब अगर 70% एप्पल्स को सेल कर पा रही है, और हमें ये पता है कि जितने भी एप्पल्स टोटल होंगे वो एक इंटीजर होगा, जो भी एप्पल्स वो सेल करेगी वो भी इंटीजर होंगे, तो इन सारी के सारी जो कंडीशंस हैं इनको हम साथ में इंक्लूड अपने assumptions में करते चलेंगे, ठीक है। 70% ऑफ द एप्पल्स, अब हमें क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो दैट हम चीजों को आसान कर सके। 70% क्या होगा, दैट इज 7/10, 70% इज 7/10 इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो इसको नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे 0.7 समझो या फिर 7/10 समझो। अगर 7/10 निकालना है किसी भी नंबर का, और वो 7/10 इंटीजर में आना चाहिए, बिकॉज 70% एप्पल्स जो होंगे वो भी तो इंटीजर में होंगे, तो 7/10 अगर इंटीजर में आना है, यानी कि जो हमारा नंबर है, जो हमारा इनिशियल नंबर है, यानी नंबर ऑफ एप्पल्स है, दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 10। क्या ये बात क्लियर है कि वो हमारा डेफिनेटली 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 10 का मल्टीपल नहीं होगा तो 7/10 यानी 70% हमारा इंटीजर नहीं आएगा, और हमें इंटीजर चाहिए 70%, यानी कि मान सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ एप्पल्स 10 का मल्टीपल यानी 10a है एक्चुअल में, ठीक है। और अगर 10a हमारे नंबर ऑफ एप्पल्स हैं तो 70% यानी कि 7a ही मस्ट हैव सोल्ड। बाय द सेम लॉजिक 60% बनानास को सेल किया है, और बनानास क्या 60% यानी कि 3/5 है, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में 60/100 है, सिंप्लीफाइड करो 3/5 हो जाएगा, यानी कि 5 का मल्टीपल चाहिए हमें, क्या 10a+10 5 का मल्टीपल चाहिए, ऑलरेडी है 5 का मल्टीपल, तो कोई दिक्कत नहीं है। 60% हमें कोई एडिशनल कंडीशन नहीं मिला, तो नंबर ऑफ बनाना सोल्ड कितना हो जाएगा, 10a+10 का 3/5 यानी कि 6/10 विच इज इक्वल टू 6a+6। अच्छी बात है। और फिर हमें क्वेश्चन कह रहा है 50% ऑफ ऑरेंजेस वर सोल्ड ड्यूरिंग द डे, 50% यानी कि 1/2, तो अगर ऑरेंजेस को हम 2c मान लें तो c वर सोल्ड, ठीक है। अब साथ में जो कंडीशन हमें गिवन है कि एप्पल्स प्लस बनानास ये हमारा मल्टीपल ऑफ 11 है, तो एप्पल्स हमारे 10a है, 10a+10 बनानास है, तो 20a+10 दिस इज बेसिकली अब मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तो अब हम पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या ऑप्शंस तो गिवन है ही नहीं यहाँ पे, भूल जाओ उनको। तो 20a+10 मल्टीपल ऑफ 11 है, तो क्या वैल्यू हो सकता है जो कि 11 स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें क्या मिलेगा जहाँ पे कि 11 का मल्टीपल मिल जाए। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम स्टार्ट करते हैं 20a+10 को, तो क्लियरली एक एपी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला वैल्यू क्या आएगा, जब a इक्वल टू 0 रखोगे तो 10 आ जाएगा, बट 10 तो मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 10 + 20 30 आ जाएगा, नहीं होगा, बिकॉज 11 का मल्टीपल नहीं है। 50 आएगा, 70, 90, ठीक है, 110। तो यस दिस इज सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस कि 20a+10 के फॉर्म में भी है और साथ में 11 का मल्टीपल भी है, यानी कि 110 इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स एंड बनानास।
ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स एंड बनानास। ठीक है, ये पहला हमें वैल्यू मिल गया। अब अगर इसके बाद में हमें दूसरा वैल्यू चाहिए, दूसरा वैल्यू कब सेटिस्फाई करेगा? ठीक है, सॉल्यूशन तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू सिर्फ। बट अगर दूसरा वैल्यू भी चाहिए होता, एक जनरल सोल्यूशन चाहिए होता, तो क्या होगा? जनरल सोल्यूशन के लिए देखो 20a है और 11k है। ठीक है, तो हमारा 20a+10 के फॉर्म में भी होना चाहिए और 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 20 और 11 का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन हमारा हो जाएगा 110 प्लस ए मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 20 एंड 11, क्योंकि हमारे एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है? 20 का आ रहा है, तो अगला टर्म क्या होगा? 130, 150 एंड सो ऑन। तो हमें 20 के गैप पे नंबर्स मिलेंगे, और यहाँ पे हमारे 11 का मल्टीपल भी चाहिए, तो 11 का मल्टीपल किसके गैप पे मिलेगा? हर बार 11 के गैप पे मिलेगा। तो 20 और 11 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा इस नई वाली एपी का, जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स होंगे वो लाई करेंगे, वो हमें मिलेगा, जहाँ पे कि उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एलसीएम ऑफ 20 एंड 11। ठीक है, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज। तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 110 प्लस 220 एम। क्या क्लियर है? ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हमें मिनिमम चाहिए तो हम 110 से काम चला लेंगे अपना। अगर 110 हमारे टोटल एप्पल्स बनाना जाए, यानी कि हमारे एप्पल्स होंगे 50, बनानाज होंगे 60। अगर 50 एप्पल्स हैं, आउट ऑफ 50 35 वर सोल्ड। 60 बनानाज में से 60% यानी 36 वर सोल्ड। और बाकी कंडीशन तो है 2C में से C सेल हुए हैं, टोटल 55% है। अप्लाई कर दो 55%, यानी कि दिस इज 11/20, 11/20। ठीक है, सो 50 प्लस 60 यानी 110 प्लस 2C, दिस इज टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, और सोल्ड फ्रूट्स हो गए हमारे 71 प्लस C। 71 plus C upon 110 plus 2C, that is equal to 11/20. Cross multiply. So 71 into 20, 1420 plus 20C is equal to 1210 plus 22C. यानी कि 2C is equal to 110, और 2C तो चाहिए था। सो आंसर हमारा मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू 210। जनरल सॉल्यूशन निकालना होता तो हम यहाँ पे वैल्यूज अपनी मानते, एप्पल्स और बनानास की 110 प्लस 220 एम, और फिर इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देते एप्पल्स और बनानास में। एप्पल्स हमारे हो जाते हैं 110 एम प्लस 50, और बनानास हो जाते हैं 110 एम प्लस 60, और अकॉर्डिंगली फिर सॉल्व कर लेते हैं उसको, तो वहाँ से हमें जनरल सॉल्यूशन ही मिल जाएगा फॉर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सो ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन होगा फॉर दिस क्वेश्चन, जहाँ से कि हमें सारे सॉल्यूशन मिलेगा। अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल ये भी पूछता है कि क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होगी, तो हम यहाँ से निकाल पाते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी जनरल सॉल्यूशन। अगर ऑप्शंस दिए हैं तो फिर तो पहला ही ऑप्शन हमारा जो तरीका है वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्या क्लियर? सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव जो भी हमने क्वेश्चन इसके सारे के सारे समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।